देखो, अब बच गया है फॉसिल वाला पार्ट और ह्यूमन इवोल्यूशन। तो फॉसिल में एक चीज़ ध्यान दो, साइंस ऑफ फॉसिल तो जानते हो, पेलिएंटोलॉजी है ना। तो पेलिएंटोलॉजी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फॉसिल का एज, कोई भी फॉसिल जो मिलता है उसका एज को कैसे निकालें, कितना दिन पुराना ये एनिमल या ऑर्गेनिज्म का फॉसिल या रिमेन्स मिला है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि 3 तरह का रॉक्स है, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। तो फॉसिल जो है सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब है कि फॉसिल का एज, तो एक तो तुम जानते हो कार्बन 14 मेथड है, ठीक है। कार्बन 14 का हाफ लाइफ तुमको लिख के दिए हुए हैं 5730 ± 40 ईयर। इस पर ध्यान रखना है कि 60,000 साल से पुराना फॉसिल को इससे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। इस पर कुछ भी ईयर वर याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली हाफ लाइफ ध्यान में रखो, कार्बन 14 का हाफ लाइफ। उसी तरह पोटासियम आर्गन मेथड, पोटासियम आर्गन का हाफ लाइफ 1.25 बिलियन ईयर, ठीक है। उसी तरह यूरेनियम का हाफ लाइफ, ठीक है, यूरेनियम का हाफ लाइफ हो गया 4.25 बिलियन ईयर। ये सबको ध्यान जैसे लिख दिए हैं कि पोटासियम आर्गन कहाँ मिलेगा, जहाँ वॉल्केनिक रॉक है, वॉल्केनो जहाँ निकलता है उसमें पोटासियम ज़्यादा होता है, वो आर्गन में कन्वर्ट होता है। यूरेनियम जो है, यूरेनियम का ओर क्या हो गया, इसका मिनरल है मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट जानते हो ना, पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड कहाँ मिलता है, सी कॉस्ट पे। तो यूरेनियम मेथड से सी कॉस्ट एरिया में जो फॉसिल मिला उसका हम लोग एज एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ खाली ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें भी देखो क्वेश्चन आजकल ये रहता है कि सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है, उसमें ESR मेथड है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। इसमें क्या करते हैं ना कि जैसे वो कोई फॉसिल मिला तो सब फॉसिल में एटम तो होगा, उस एटम में क्या करते हैं, टेबाट्रॉन या साइक्लोट्रॉन से हम लोग इलेक्ट्रॉन, मतलब ये चार्ज एक्सेलरेटर जो होता है उससे चार्ज एक्सेलरेट करने वाला बीम डालते हैं। उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है। काफ़ी पुराना इलेक्ट्रॉन अगर है, काफ़ी पुराना एटम है, तो उसका जंप करने का इंटेंसिटी को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे वो सब लाइन, सब तुम स्पेक्ट्रल लाइन जानते होगे ना, वो जो था लो ब्लड प्रेशर, वो लाइमन बामर पास्चर ब्रैक फंड वाला, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रल लाइन के इंटेंसिटी से पता लगता है कि ये एटम कितना पुराना है, ठीक है। तो इसमें खाली ये जान लेना है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड जो है ये मोस्ट एक्यूरेट स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, मतलब कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मतलब कि सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी ESR है। मोस्ट एक्यूरेट एज ऑफ फॉसिल इसी से मिलता है, बस और कुछ नहीं जानना है, ठीक है। ESR का नाम खाली ध्यान रखो, बाकी ये सब मेथड में खाली तुम हाफ लाइफ याद रखना और कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब फॉसिल में देखो, एक होता है मोल्ड्स या इसको फुटप्रिंट्स भी कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई माउंटेन है, यहाँ पे कोई लेक था पहले, अब यहाँ माउंटेन से सेडिमेंट्स वगैरह डिपॉजिट होने लगा, सेडिमेंट डिपॉजिट होने लगा, ये ऑलमोस्ट गीला था उस समय, कोई एनिमल यहाँ से पैदल गुजर गया, ठीक है। उसके बाद 5-6 महीना तक या सालों तक गर्मी का समय रहा, फिर सेडिमेंट यहाँ डिपॉजिट होता गया। अब यहाँ एक्सकेवेशन हुआ तो एनिमल का यहाँ पे फुटप्रिंट मिल रहा है कि कोई एनिमल जो है वो यहाँ से गुजरा था, ये पॉसिबल होगा। उसी तरह कॉप्रोलाइट, कॉप्रो मतलब क्या होता है, कॉप्रोफेगस, कॉप्रो मतलब एक्सक्रीटा। तो इसी तरह का एक्सक्रीटा यहाँ पे चला गया, सेडिमेंट्स वगैरह ऊपर जमा होने लगा। एक्सक्रीटा में तुम जानते हो सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, मैग्नीशियम आयन। तो कोई रॉक का पार्ट मिला जिसमें मैग्नीशियम आयन ज़्यादा है, तो साइंटिस्ट पूरा समझ गया यहाँ एक्सक्रीटा है, इसको इस तरह का फॉसिल को कॉप्रोलाइट कहते हैं। उससे पता लगता है कि कैसा एनिमल होगा वो, उसका एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन बोल रहे हैं, जो उसका फिजिक्स है वो इस तरह का है, तो किस एनिमल से रिलेटेड होगा, ये कैसा होगा, इसका आइडिया लगेगा। इसके बाद है एक, जैसे देखो जो आइस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, सबसे शुद्ध आइस जिसमें कोई पॉल्यूशन कुछ नहीं हो, उस आइस का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का। कभी देखोगे डिस्कवरी में दिखाता है, साइबेरिया या एंटार्क्टिका से आइस को एक्सकेवेट करता है, तो नीचे से जो आइस निकलता है वो पूरा ब्लूइश कलर का। तो ब्लू कलर का आइस में कोई पॉल्यूशन, कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं। तो मान लो बहुत दिन पहले कोई एनिमल मरा उस आइस वाले एरिया में ही, उसके ऊपर आइस पे डिपॉजिट होता चला गया, और उस समय पॉल्यूशन नहीं था। आज से 5,000, 6,000 या 50,000, 60,000 साल पहले पॉल्यूशन कोई नहीं था।
तो ऑब्वियस है अब जो एक्सकैवेट करेंगे तो क्या होगा, वो ब्लू आइस निकलेगा। उसमें जो फॉसिल होगा तो उधर तो कोई बैक्टीरिया तक नहीं होता है, तो वो फॉसिल में तुम्हारा हेयर भी जो होगा वो भी क्या कहते हैं, डिकम्पोज नहीं होगा। तो उस तरह के फॉसिल को हम लोग कहते हैं अनअल्टर्ड फॉसिल। ठीक है, तो अनअल्टर्ड फॉसिल जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आइस में मिलता है। इसी में एग्जाम्पल है उली मैमोथ का। ठीक है, उली मैमोथ का फॉसिल इसी में मिला है। इसके बाद है पेट्रिफिकेशन और एक है कंप्रेशन। तो देखो इसमें कंप्रेशन मेथड जो है या पेट्रिफिकेशन मेथड जो है वो प्लांट और एनिमल के लिए है, सिर्फ इतना ही जानना है। प्लांट वाले में क्या होगा कि उसका आउटर पार्ट जो है सुबेरिन, लिग्निन, वो सब का कुछ रिमेन्स मिलेगा, उसमें कुछ डेड सेल है, होता है ना डेड सेल। जैसे देखो, जैसे मान लो तुम देखते हो कॉर्क है, तो कॉर्क जो हुआ, कॉर्क कैम्बियम हो गया, क्या फेलोजेन हुआ, कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, मान लो ये हो गया फेलोजेन, ये कॉर्क कैम्बियम हुआ। इसके ऊपर का पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फेलम, जिसको कॉर्क कहते हैं। तो फेलम जो इनिशियल बना होगा इस कैम्बियम से वो तो लिविंग होगा, और जितना ऊपर जाते जाओ उतना डेड पार्ट मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल डेड पार्ट मिला। ये जो डेड पार्ट है ये रिमेन्स, क्योंकि लिग्निन इसके ऊपर डिपॉजिट है, तो वो डेड टिश्यू का कुछ जो रिमेन्स मिलेगा उससे पता लगेगा कि पहले के प्लांट में कैसा सेल था, उससे पता लगेगा किस ग्रुप का प्लांट था। एनिमल वाला जो फॉसिल होता है उसमें क्या होता है, कोई एनिमल जो है वो किसी रॉक पे मर गया, ऐसे मर गया, अब इसके ऊपर सेडिमेंट्स वगैरह जमा होने लगा। सेडिमेंट जमा होने लगा तो साइंटिस्ट जब उसको एक्सकेवेट किया, रॉक को मिनरल्स वगैरह निकालने के लिए एक्सकेवेट किया, तो देखा कि नीचे वाला रॉक जो है वो ऐसे है, ये पार्ट थोड़ा सा धंस गया, ऐसे इस तरह का हो गया, ऐसे धंसा हुआ। ठीक है, और ये व्हाइट कलर का पैच के जैसा है, तो साइंटिस्ट तुरंत समझ जाता है कोई एनिमल का ये फॉसिल है। तो हुआ क्या, ये एनिमल ऐसे है, ऊपर सेडिमेंट बैठने लगा, तो जितना सॉफ्ट पार्ट है सब डिकम्पोज हो गया, बोन वगैरह या हार्ड पार्ट, नेल्स वगैरह था, ऊपर से इतना किलोमीटर का रॉक पड़ा हुआ है, तो उसके प्रेशर के कारण इस एनिमल में जो एटम था, मॉलिक्यूल था, आयन था, वो ऊपर वाले रॉक के प्रेशर के कारण नीचे वाले रॉक्स में चला गया, इसीलिए ये रॉक ऐसे करके दब गया। ठीक है, ऐसे करके ग्रुप जैसे पैदा हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ मिनरल्स, आयंस, एटम फ्रॉम एबव लाइंग रॉक टू बिलो लाइंग रॉक। क्योंकि ये प्रेशर के कारण क्या हुआ, ये एनिमल तो दब गया यहाँ, इसमें जो एटम मिनरल था वो नीचे वाले रॉक में चला गया, बदले में क्या हुआ, ऊपर वाले रॉक में जो इस तरह का ही मिनरल था वो यहाँ आके उसको पैक कर दिया। ठीक है, तो इस तरह का, तो खाली जान लेना है कि कौन एनिमल फॉसिल का तरीका है, कौन प्लांट फॉसिल का तरीका है, और ये सब डिफरेंट टाइप का फॉसिल कौन कौन सा है। अब देखो हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन पे आते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन और बहुत कम चीज़ याद रखना है। ह्यूमन इवोल्यूशन में एक तो ये जान लो कि एक है प्रोसिमियन, मतलब एप, एप समझ रहे हो ना, एप हो गया क्या, गिब्बन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ह्यूमन भी ले सकते हैं, चलो मॉडर्न एप हो गया। इससे पहले का जो एनिमल था उसको कहेंगे प्रोसिमियन, जिसमें टार्सियस, श्रीऊ, लेमर ये सब आता था। उसके बाद हम लोग वाला ग्रुप आया। हम लोग वाले ग्रुप में 3 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी, एक को कहते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकी, और एक को कहते हैं होमिनॉइड्स, यानी ह्यूमन लाइक एप। इसके बाद ह्यूमन, मतलब इसमें आ जाता है कौन कौन, गिब्बन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सब ग्रुप, ओरेंगुटान, ये सब आता है इसमें। ठीक है, इसमें देखो काफ़ी कॉमन नाम सब है, तुम जानते हो ये सब नाम, रीसस, लंगूर, बबून, ये सब नाम सुने हो। इसका नाम तुम कम सुने हो, स्पाइडर मंकी, हॉलर मंकी, ये सब आता है इसमें। तो ये दोनों का कैरेक्टरिस्टिक ऑलमोस्ट मिलता हुआ इसका अलग, इसको डिफ्रेंशिएट हम लोग कर लेते हैं। इसको कहते हैं प्लेटीराइनी। देखो, प्लेटी मतलब फ्लैट, राइनोलॉजी, राइनोप्लास्टी, राइनोसील मतलब स्टडी ऑफ नोज। ठीक है, तो प्लेटीराइनी क्या हुआ, जैसे देखो हम लोग का नोज है, इसमें ये बीच में रिज है, दोनों नॉस्ट्रिल के बीच में रिज है। अब प्लेटीराइनी में क्या होगा, फ्लैट नोज ऐसे दबा हुआ। ठीक है, तो ये फ्लैट नोज एनिमल है, और ये सब जो पूरा ग्रुप है ये रिज्ड नोज। ठीक है, समझ रहे हैं। ये सब एनिमल में प्रीहेंसाइल टेल होता है, मतलब हिलने वाला टेल, ऐसे हिल रहा है।
हिलने वाला पूंछ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, प्रीहेंसाइल टेल है, इसमें नो प्रीहेंसाइल टेल। इसमें क्या होता है, नो चिक पाउच। जैसे हम लोगों में चिक पाउच है, हम लोगों में क्या है, जैसे तुमको छोटा मोटा टॉफी दे देंगे, लो, तो टॉफी को तुम यहाँ दबा के रखा, पता लग रहा है कुछ है मुंह में, नहीं, हम लोग में ऐसा है। लेकिन ये सब मंकी में जो टॉफी दो दोगे तो ऐसे हो जाएगा, दिखेगा कि क्या है मुंह में। तो चिक पाउच हो गया। इसके बाद देखो इसमें ये सब प्राइमेट्स है, ये सब प्राइमेट्स है, तो देखो कॉपी में पूरा नोट्स है बना हुआ, ये सब प्राइमेट है। इसमें क्या होता है, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। देखो हम लोग पढ़े थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन देखो एक्सेप्शन आ गया ना, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। किसमें होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें स्टियल कैलोसिटी नहीं होती है, इसमें स्टियल कैलोसिटी होती है। स्टियल कैलोसिटी क्या हुआ, देखो जैसे हम लोग पेल्विक गटल का फिगर पढ़े थे 11th में, ये पेल्विक गटल है ना, देखो तो ये बोन का नाम सब पता होगा, इस्चियम, सॉरी इलियम, इस्चियम, कॉटिलॉइड बोन, ये प्यूबिस ध्यान में है, यहाँ एसिटाबुलम, यहाँ से फीमर जुड़ा होता है, फीमर, ठीक है, फीमर जो पैर में है। तो अब देखो इस साइड का पेल्विक गटल ये है, इस साइड का पेल्विक गटल ये है। तो पेल्विक गटल जो दोनों है, ये दोनों प्यूबिस को कौन ज्वाइंट करता है, जानते हो ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस, तुम जानते हो, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ, ठीक है। अब देखो किसी आदमी में रिलैक्सिन नाम का हार्मोन निकला, ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये इस्चियम में ग्रोथ करवाता है। नॉर्मली देखोगे एडल्ट ह्यूमन में, तुम जानते हो बोन में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो तरह का मैट्रिक्स है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स एडल्ट में 65%, इसमें 35%, लेकिन हम लोगों का इस्चियम नाम का बोन जो है, इसमें 55% ही इनऑर्गेनिक, 45% ऑर्गेनिक, मतलब इस्चियम में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, मतलब ये मोर लिविंग बोन है। ये बोन कौन सा, जिस बोन पे तुम बैठते हो वही बोन है ये। तो जब भी रिलैक्सिन हार्मोन निकलेगा, ये बोन का ग्रोथ होने लगेगा, जो बोन यहीं तक का है ये बोन यहाँ तक का हो जाएगा। तो ये पुल फोर्स क्रिएट किया, इधर भी पुल फोर्स क्रिएट हुआ, इससे क्या हुआ, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है वो रिलैक्स हो गया, यूट्रस में ज्यादा स्पेस मिला फीटस के डेवलपमेंट के लिए। तो ये प्यूबिक इस्चियम का ये इलास्टिसिटी वाला प्रॉपर्टी जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्टियल कैलोसिटी, ठीक है। तो स्टियल कैलोसिटी ह्यूमन फीमेल में पाई जाती है, ठीक है, लेकिन न्यू वर्ल्ड मंकी में ये सब नहीं पाया जाता है। ये सब ओल्ड वर्ल्ड मंकी होमिनोइड्स या ह्यूमन में पाया जाता है। तो तुम ये डिफरेंस समझ रहे हो, न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी। ये नाम दिया गया है न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड किस चीज पे, ओरिजिन पे। जैसे न्यू वर्ल्ड किसको कहते हैं, लैटिन अमेरिकी कंट्री को, वहीं पे इसका खोज हुआ था, इसलिए इसको न्यू वर्ल्ड कहते हैं। अफ्रीका में जिसका खोज हुआ उसको कहते हैं ओल्ड वर्ल्ड। तो हम लोग ह्यूमन का जो लाइफ है, ह्यूमन ओरिजिनेट हुआ, वो सब जानते ही हो, अफ्रीकन ओरिजिनेशन ऑफ ह्यूमन है, ओल्ड वर्ल्ड है। अब हम लोग पहले से देखते हैं कि पहला जो फॉसिल है वो ड्रायोपिथेकस, इसका फॉसिल केनिया में मिला था, लेक विक्टोरिया में मिला था, सब जानने की जरूरत नहीं है। रामापिथिकस, शिवापिथिकस, ये सब का फॉसिल कहाँ से मिला होगा, राम शिव सब जानते ही हो इंडिया में, और इंडिया में सेडिमेंट्री रॉक वही शिवालिक है, हिमालय वाला। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस का फॉसिल कहाँ से मिला, ये याद रखना है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। रेमंड डार्ट ने इसको खोजा था। इसमें दो तरह का फॉसिल मिला था, एक हेवी स्कल, एक लाइट स्कल। लूसी तुआंग बेबी, तुआंग बेबी का स्कल जो है वो ज्यादा हेवी था, लूसी का लाइट वेट। इसमें दो ऑफशूट मिला था, मेन इसी को याद रखना है। एक है होमो हैबिलिस, हैबिलिस मतलब टूल मेकर, ये पत्थर का औजार बनाता था। दूसरा था होमो इरेक्टस, ये फर्स्ट टू इरेक्ट। तो इसी को एक्चुअली हम लोग कहते हैं रियल एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन, ठीक है, या इसको हम लोग कहते हैं एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन।
तो ये तुमको ध्यान रखना है। थोड़ा एवरेज तुम ऑस्ट्रेलोपिथेकस का क्रेनियल कैपेसिटी ध्यान में रखो 600-650 सीसी के आसपास, ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा एकदम रिलेट नहीं करना है। तो ये तुम समझ रहे हो। अगर कोई पूछे ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या खाता होगा, तो क्या खाता होगा, बोलो ना, चिंपैंजी गोरिल्ला सब क्या खाता होगा, फल उल खाता होगा, ये सब भी फल खाएगा, ठीक है। पत्थर का औजार ये डेवलप किया, तो पत्थर का औजार किस लिए, वो जंगली जानवर को भगाने के लिए, मारने के लिए उसको, ठीक है, खाने के लिए नहीं अभी। इसके बाद आया जावा मैन। तो जावा मैन का खोज किया था डुबोइस ने। जावा जानते ही हो, इंडोनेशिया में, इसका फॉसिल वहीं से मिला था। इसने पूरे दुनिया में आग लगाया, कहने का मतलब फायर का खोज इसी ने किया। पहली बार यहाँ से थोड़ा थोड़ा कार्निवोरस एक्टिविटी शुरू हुआ होगा, मतलब ये सब मिक्स डाइट वाला होगा, ओमनिवोर होगा। इसके बाद है पिकिंग मैन। पिकिंग मैन, बीजिंग पिकिंग, समझ ही रहे हो, ये चाइना में इसका फॉसिल मिला होगा। ये सब में बहुत सारा ग्रुप पिकिंग मैन का था जो कैनिबल था, अपने ही बच्चे को, अपने स्पीसीज को खाता था, मतलब मैन ईटर था सब, ठीक है। इसके बाद एक है हिंडेलबर्ग। हिंडेलबर्ग और निएंडरथेल, ये लगभग एक जैसा है, दोनों का फॉसिल मिला था जर्मनी से। इसमें हम कुछ लिखे नहीं है क्योंकि उसका सब कैरेक्टर इसका है, ठीक है, खाली नाम याद रखना है कि निएंडरथेल से पहले मिला हिंडेलबर्ग। निएंडरथेल में क्या है, क्रेनियल कैपेसिटी एक याद रखो 1400 सीसी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि ये सब पूजा पाठ, जादू टोना, ये सब पे विश्वास रखता था, गुफा में रहता था, केव ड्वेलर था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये अपना रिलेटिव सब जो मर जाते थे उसको जमीन में गाड़ता था, उसके ऊपर पत्थर रख देता था। तुम अभी भी तुम देखते होगे क्रिश्चियन वगैरह में नहीं होता है कि ऊपर स्टोन वगैरह या कुछ बना देते हैं, क्यों, तो ये सब ऐसा क्यों करता था, उसका कारण था कि आदमी मरने के बाद भूत बनता है, भूत बन के बाहर निकलेगा, दूसरे को तंग करेगा, तो बड़ा सा पत्थर रख दो ताकि वो बाहर ना निकल पाए। तो जादू टोना में विश्वास था, ये सब जो पता लगता है। नेक्स्ट है क्रो मैग्नन। क्रो मैग्नन का खोज हुआ था फ्रांस में, और ये भी कभी कोई कोई देखोगे MCQ वाले में रहता है, किधर, फ्रांस में, ईस्ट फ्रांस, वेस्ट फ्रांस, तो इसको हम लोग कहते हैं ईस्ट फ्रांस, ठीक है, ईस्ट फ्रांस में इसका खोज हुआ था। देखिए एग्जाम में नहीं पूछता है, इसे टेंशन मत लेना। क्रो मैग्नन का क्रेनियल कैपेसिटी 1650 सीसी, ठीक है, मॉडर्न मैन का 1450 सीसी, तो उससे ज़्यादा ये है। उसके बाद देखो ये एग्रीकल्चर जानता था, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग जानता था, ठीक है, ये बहुत अच्छा पेंटिंग जानता था, लेकिन ये सब हट में रहता था, झोपड़ी बना के, ठीक है, केव मतलब गुफा में नहीं, सॉरी ये केव ड्वेलर था, सॉरी केव ड्वेलर था, ठीक है, हट बिल्डर वो था, निएंडरथेल, ये सब था। ये फर्स्ट ऑर्थोग्नेथस, ट्रूली ऑर्थोग्नेथस, जिससे कि देखो जैसे हम लोग का ग्नेथस मतलब जौ नहीं, डाइवर्सिटी वो पढ़े थे क्लासिफिकेशन में, ग्नेथोस्टोमाटा, वैसा माउथ जिसमें जौ हो, तो प्रोग्नेथस ये बाहर निकला हुआ, ठीक है। अब ये पीछे आया तो देखो क्या डेवलप हुआ, चाइना डेवलप हो गया ना, चीन, तो फर्स्ट ट्रू चीन जो है इसी में डेवलप हुआ, क्रो मैग्नन। मॉडर्न मैन जान ही रहे हो, इसका 1450 सीसी है मॉडर्न मैन का। इसके बाद हम लोग देखे हैं इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, उसमें क्या क्या है, इरेक्ट पोस्चर हम लोगों का है। इरेक्ट पोस्चर क्यों है, लंबर कर्व के कारण। बाइपेडल लोकोमोशन क्यों है, जैसे देखोगे कि गोरिल्ला जो है, गोरिल्ला को तुम केला दोगे खाने के लिए, तो गोरिल्ला कैसे पकड़ेगा केला को, देखो ऐसे, ठीक है, हम लोग पकड़ते हैं कैसे, ऐसे पकड़ते हैं हम लोग, गोरिल्ला पकड़ेगा, चिंपैंजी पकड़ेगा ऐसे, क्यों, तो हम लोगों में अपोजेबल थंब है। कोई भी ऑब्जेक्ट को जो 4 फिंगर पकड़ता है उसके अपोजिट में थंब पकड़ता है, ठीक है, गोरिल्ला लेकिन ऐसे पकड़ता है, तो हम लोग में ये एक एडवांस कैरेक्टर हो गया, अपोजेबल थंब। पकड़ेगा तो कैसे, ऐसे दिखेगा, ऐसे पकड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये फीमर आगे निकल गया ना, फीमर आगे निकल गया, तो फीमर को पीछे करो, फीमर को पीछे करेंगे तो इरेक्ट। तो बाइपेडल लोकोमोशन क्यों हुआ, फीमर के पीछे होने के कारण। आईब्रो पूरा वेल डेवलप्ड है, ठीक है। हम लोगों में प्रीहेंसाइल टेल, मतलब टेल है ही नहीं, नो टेल डेवलपमेंट, हम लोगों में टेल नहीं है। मोस्ट इरेलीवेंट अगर कोई पूछेगा कि ह्यूमन इवोल्यूशन में मोस्ट इरेलीवेंट डेवलपमेंट क्या है, तो लॉस ऑफ टेल। टेल रहता तो क्या दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं था हम लोगों को, टेल नहीं है तो क्या दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लॉस ऑफ टेल इज मोस्ट इरेलीवेंट। हम लोगों में हेयर का नंबर कम है, ठीक है। हम लोगों में जॉ देखो तो कैसा हो गया है, जॉ इस तरह का सेमी सर्कुलर, ये हम लोगों को सॉफ्ट स्टेपल फूड खाने में हेल्प करता है, ठीक है।
उसी तरह हम लोग में इंटेलिजेंसी देखो, सोशल बिहेवियर देखो, आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच देखो, हम जो बोल रहे हैं तुम समझ रहे हो। गाय भैंस कुत्ता जो आपस में बोलता है वो इशारा ही समझता है, कोई उसका आर्टिकुलेशन स्पीच का नहीं है, ठीक है। तो ये सब डेवलपमेंट है। कभी कभी ये पूछता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन का बेस्ट स्टडी क्या चीज़ से होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या वाई क्रोमोसोम से होता है। ऐसा क्यों, ठीक है। सबसे अच्छा हम लोग इसी से क्यों स्टडी कर पाते हैं, तो देखो कैसे है। जैसे मेल है तो मेल का क्रोमोसोम XY, फीमेल है तो फीमेल का क्रोमोसोम XX। XX को होमोलोगस कहेंगे, बोलेंगे। इसमें मियोसिस हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं होगा। ये वाई क्रोमोसोम डायरेक्टली, देखो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो ये वाई क्रोमोसोम डायरेक्टली किसका है, उसके फादर का। उसके फादर में वाई डायरेक्टली किसका है, उनके फोर फादर का। उसमें वाई डायरेक्टली किसका है, तो कह सकते हैं ना चिंपैंजी का, बोल सकते हैं। तो वाई क्रोमोसोम का स्टडी हम लोग क्यों इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस में रखते हैं, इवोल्यूशनरी स्टडी में वाई क्रोमोसोम का स्टडी क्यों करते हैं, समझ रहे हो। कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, ये डायरेक्ट डिसेंडेंट है चिंपैंजी गोरिल्ला का, जिसमें एनवायरनमेंट के कारण थोड़ा बहुत जो जीन चेंज हुआ होगा, ठीक है। उसी तरह फीमेल में देखो, फीमेल का ये ओवा है, इसका ये न्यूक्लियस है, लेकिन इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है। स्पर्म जो एंटर करता है उसमें सिर्फ न्यूक्लियस फ्यूज करता है, बाकी पार्ट तो एंटर भी नहीं करता है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होगा या जीन होगा उसका भी तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रियल जीन किसका है, चिंपैंजी का। तो ये दोनों का स्टडी हम लोग क्यों इवोल्यूशनरी स्टडी में करते हैं, समझ रहे हो ना। यूनिपेरेंटल इन ओरिजिन हैविंग नो एनी क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये ध्यान देना है कि एक और चीज है कि कभी कभी ये रहता है कि जैसे मान लो कि आज जो मॉडर्न मैन है उसका डीएनए है X, ठीक है। X जो है ये मॉडर्न मैन का डीएनए। एक Y डीएनए मिला है, ये साइबेरिया में ह्यूमन का जो फॉसिल मिला था उसमें मिला Y डीएनए। एक A डीएनए है, ये फॉसिल मिला था अफ्रीका में जो ह्यूमन था उसके डीएनए में A डीएनए मिला था। तो हम बोलेंगे कि ज्यादातर साइंटिस्ट या पेलियोंटोलॉजिस्ट का ये कहना है कि मॉडर्न मैन का रियल एंसेस्टर अफ्रीकन है, साइबेरियन नहीं। ये कैसे वो कहेगा, कैसे कहेगा, जब इस डीएनए से इसका वेरिएशन ज्यादा हो, इसमें कम वेरिएशन होगा, इसमें ज्यादा वेरिएशन होगा, ठीक है। तभी जिसमें ज्यादा वेरिएशन वही हम लोगों का रियल एंसेस्टर होगा। कैसे, वो देखो, जैसे मान लो ये मेरा कोई डीएनए है सपोज, इसमें जीन देखो ABCDEFG, ठीक है। ये मान लो मेरा सन या डॉटर है, इसमें जीन देखो ABCDEFF, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। ये मेरा ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर है, ABCDEFF। तो देखो इसका सबसे पुराना एंसेस्टर कौन, ये कैसे समझे, इसके रेस्पेक्ट में इसके साथ इसका वेरिएशन ज्यादा होगा ना। तो जितना दूर जाओगे क्लेन में, जनरेशन में, डीएनए उतना ज्यादा वैरी करेगा। तो इस मैन का रियल एंसेस्टर, ओल्डेस्ट एंसेस्टर साइबेरिया होगा कि अफ्रीका, ये कैसे समझोगे, जिसका डीएनए ज्यादा वैरी करे वो रियल या सबसे ओल्डेस्ट एंसेस्टर अफ्रीकन के साथ, ठीक है। तो इवोल्यूशन में इतना ही जानना था। तो एक बार सबको वीडियो देखना, नोट्स को ठीक से पढ़ लेना, उसके बाद जो दिक्कत होगा तो उसके लिए तुम पूछ सकते हो, ठीक है। और मान लो एक आध क्वेश्चन इस तरह का रहता है कि दो तो फॉसिल मिला, फॉसिल X फॉसिल Y, फॉसिल Y पुराना है, कैसे समझोगे, तो कैसे समझोगे, फॉसिल Y जो धरती के ज़्यादा नीचे मिलेगा वो सबसे पुराना होगा, जो ऊपर मिलेगा वो कम पुराना होगा, उसमें वेरिएशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन सब रहता है। एक बार देखना क्वेश्चन को, क्वेश्चन बनाना, जो डाउट होगा वो डालना तुम।